हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 15 यानी कि पॉलीमर्स। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि पॉलीमर्स क्या होते हैं, कौन-कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस हैं पॉलीमर्स को समझने के लिए, देन पॉलीमर्स को किन तरीकों से बनाया जा सकता है एंड फाइनली कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीमर जो कि कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट हैं, देन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स इनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले पॉलीमर्स क्या होते हैं, तो पॉलीमर जो है ये वर्ड एक ग्रीक ओरिजिन से आता है जिसका मतलब है मैनी यूनिट्स। कई सारी मोनोमरिक यूनिट्स जब केमिकल बॉन्ड के थ्रू जुड़ती जाती है और एक बहुत हाई मॉलिक्यूलर मास का एक केमिकल सब्सटेंस बना देती है, जो कि अपने आप में एक सिंगल यूनिट होता है, तो उसको हम एक पॉलीमर कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए जो पॉलीथीन्स हम लोग यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा पॉलीबैग्स होते हैं, पॉलीथीन्स होती हैं, तो वो क्या होती है, ये आपकी इथाइलिन ही होती हैं। तो इथाइलिन के कई सारी इसी तरह की मोनोमरिक यूनिट्स जब एक दूसरे के साथ में जुड़ते जाती है, तो आपको एक बड़ा सारा मॉलिक्यूल जिसको कि पॉलीथाइलिन कहेंगे, वो मिल जाता है। इसी को ही हम पॉलीइथीन भी कहते हैं। देन बात आती है पॉलीमराइजेशन। ये क्या है? तो पॉलीमराइजेशन जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ये एक प्रोसेस है। यानी कि पॉलीमर्स को किस तरह से बनाया जाए, अलग-अलग मोनोमेरिक यूनिट्स को या एक ही तरह के मोनोमेरिक यूनिट्स को आपस में कंबाइन करके उसी को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। आगे हम देखेंगे कि जो मोनोमर्स हैं वो आपके सिंगल टाइप के भी हो सकते हैं और 2 टाइप के भी हो सकते हैं। तो उनको हम होमोपॉलीमर्स और कोपॉलीमर्स कहते हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट इन जनरल हम क्या देख रहे हैं कि मोनोमर की जो यूनिट्स हैं वो आपस में केमिकली बॉन्ड होती हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देती हैं, जिसका कि मॉलिक्यूलर मास काफ़ी ज़्यादा होता है। इसको हम एक मैक्रो मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। तो यही आपके पॉलीमर्स होते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन पॉलीमर्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि पॉलीमर जो है वो एक तरह का मैक्रो मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए हम पॉलीमर को मैक्रो मॉलिक्यूल कह सकते हैं। बट दिस इज इंपॉर्टेंट कि सभी के सभी मैक्रो मॉलिक्यूल पॉलीमर्स भी हों, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगेन क्योंकि मैंने कहा कि पॉलीमर्स कब बनते हैं, जब एक ही जैसी ये एक या दो और डिफरेंट टाइप के मोनोमरिक यूनिट्स आपस में केमिकली बॉन्डेड होकर लगातार एक रिपीटेशन के साथ में एक बड़ी सारी चेन बना देती है, उनको हम पॉलीमर्स कहते हैं। बट एक मैक्रो मॉलिक्यूल यानी कि एक सिंगल मॉलिक्यूल भी साइज में बहुत बड़ा हो सकता है, उसका भी मॉलिक्यूलर मास बहुत बड़ा हो सकता है, पर वो एक पॉलीमर नहीं है क्योंकि उसमें कोई चेन टाइप की नहीं फॉर्म हो रही। तो यही इन दोनों के बेसिक डिफरेंस है। तो कहने का मतलब ये है कि सभी पॉलीमर्स जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बट सभी मैक्रोमोलेक्यूल्स पॉलीमर्स नहीं होते। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलेक्यूल्स व्हाइल ऑल माइक्रोमोलेक्यूल्स मे नॉट बी पॉलीमर। एग्जांपल के लिए अगर हम क्लोरोफिल की बात करें, तो ये जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है अपने आप में एक सिंगल यूनिट है। इस तरह की कोई यूनिट्स जो है वो आपस में रिपीट होकर क्लोरोफिल फॉर्म नहीं कर रही। तो ये जो क्लोरोफिल का एक मॉलिक्यूल है वो ही अपने आप में एक मैक्रोमोलेक्यूल है, वो कोई पॉलीमर नहीं है, राइट? लेकिन सभी पॉलीमर्स आपके मैक्रोमोलेक्यूल्स होंगे। देन अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द सोर्स ऑफ ओरिजिन, हम बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासिफिकेशंस देखेंगे अलग-अलग क्राइटेरिया के ऊपर। तो सबसे पहला जो हमारा बेसिस है वो है सोर्स ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे आप पॉलीमर्स को कैसे-कैसे बाँट सकते हो। तो बेसिकली हम 3 टाइप में बाँट सकते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स, सिंथेटिक पॉलीमर्स और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। नेचुरल पॉलीमर्स वो होते हैं आपको जो डायरेक्टली नेचर से मिलते हैं, जिसको कि ह्यूमन ने नहीं बनाया है किसी भी लैब में या किसी भी सिंथेटिक मेथड से, वो आपके नेचुरल पॉलीमर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, प्रोटीन हो गया, नेचुरल रबर हो गए, और इन सब के कहाँ क्या यूजेस होते हैं, कहाँ मिलते हैं, आई एम श्योर कि आप ये सब पहले से जानते हो, क्योंकि हम इन सबको पढ़कर आ चुके हैं बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में। देन अगर हम बात करें सिंथेटिक पॉलीमर्स की, तो ये पूरी तरह से लेबोरेटरी के अंदर बनाए जाते हैं। ये मैन मेड पॉलीमर्स होते हैं या फिर सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए पॉलीथीन हो गया, सिंथेटिक रबर हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि पीवीसी हो गया, नायलॉन 6 टेफ्लॉन, ऑर्लॉन, इन सब की हम आगे जाके बात करेंगे। देन फाइनली आपका आता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। जो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं वो हैं तो कहीं न कहीं नेचुरल पॉलीमर्स ही, बट उनको मॉडिफाई कर दिया जाता है लैब के अंदर। यानी कि सिंथेटिक है, सेमी फॉर्म में सिंथेटिक है, मिल ये हमें नेचर से रहे हैं, लेकिन इनको हमने अपने तरीकों से आर्टिफिशियली क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, कोई नए ग्रुप्स लगा दिए, कुछ नया सब्स्टिट्यूशन कर दिया। तो ये हो गए आपके सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स जिनको कि मॉडिफाई कर दिया जाता है। तो इसमें एग्जाम्पल हो गया आपका सेल्यूलोज एसीटेट। तो आप ऐसे ही ध्यान रख लो कि जो सेल्यूलोज है वो एक नेचुरल पॉलीमर है, लेकिन जब हमने एसीटेट लगा दिया तो हमने उसको सेमी सिंथेटिक बना दिया। इसी को हम रेयॉन भी कहते हैं। देन आपका जो वल्कनाइज्ड रबर है वो भी इसी का ही एग्जाम्पल है। ये क्या होता है वल्कनाइज्ड रबर, वो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगी, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि रबर के बीच में सल्फर सल्फर के बॉन्ड्स बन जाते हैं। ये सब चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। देन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा है, इस बेसिस पे हम उनको लीनियर पॉलीमर्स, ब्रांच पॉलीमर, क्रॉस लिंक पॉलीमर्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो लीनियर से जैसे कि नाम ही समझ में आ रहा है,
कि इसके अंदर लंबी लॉन्ग चेन होती है जो कि बिल्कुल लीनियर होती है, और क्योंकि ये सिंपल लंबी लॉन्ग चेन है, इनमें ज़्यादा कोई ब्रांचेस वगैरह भी नहीं है, ये ऊपर देखो डायग्राम दे रखा है, आप इसको देख सकते हो। तो इसमें जो 2 अलग-अलग पॉलीमर चेन्स होंगी ना, वो एक-दूसरे के बहुत पास-पास में होती है, तो काफ़ी क्लोज़ली पैक्ड होते हैं, और क्लोज़ली पैक्ड होंगे तो आप खुद ही समझ लो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। देन जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, यानी कि जो स्ट्रेस को झेलने की जो स्ट्रेंथ है, वो भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि बहुत पास-पास में है, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस भी स्ट्रॉन्ग होंगे, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। तो इसका एग्जांपल आपका हो जाएगा हाई डेंसिटी पॉलीथिन, नायलॉन, पॉलिएस्टर्स, ये सब आपके लीनियर पॉलीमर्स के एग्जांपल है जिनमें आपको कोई भी ब्रांचिंग नहीं देखने को मिलेगी। बट उसके उलट अगर हम ब्रांच चेन पॉलीमर की बात करें जो कि कुछ इस तरह से दिखते हैं, तो यहाँ पे साइड में आपको कुछ-कुछ ब्रांचिंग भी देखने को मिलती है। इन ब्रांचिंग के होने की वजह से क्या होता है कि जो क्लोज़ली पैक्ड जो स्पेसिंग जो क्लोज़ पैकिंग है उसके अंदर इतना काफ़ी अच्छा स्पेस क्रिएट हो जाता है, यानी कि ये इतने एक-दूसरे के आस-पास में नहीं प्रेज़ेंट होते, अच्छा खासा स्पेस होता है। जिसकी वजह से इनकी डेंसिटी लो हो जाती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस भी वीक हो जाते हैं। तो यहाँ पे ब्रांचिंग होने की वजह से ये सब कुछ हुआ। एग्जाम्पल के लिए लो डेंसिटी पॉलीथिन, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। जब आगे जाके हम इन सब के स्ट्रक्चर्स और इनके मोनोमर्स देखेंगे, तब हम समझ जाएँगे कि किस तरह से ब्रांचिंग कॉज़ हो रही है इनके अंदर। देन आता है आपका क्रॉस लिंक पॉलीमर्स। जो क्रॉस लिंक पॉलीमर्स होते हैं ना, ये क्या है, ये नेटवर्क पॉलीमर्स भी कहा जाता है इनको। ये एक तरह का 3 डायमेंशनल नेटवर्क फॉर्म करते हैं। अब क्योंकि नेटवर्क यानी कि जाल जैसा कुछ बना रहे हैं, तो उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, रिजिड होते हैं, पर ब्रिटल होते हैं। मतलब कि आप इनको तोड़ोगे ना, तो ये बिल्कुल चटक के टूट जाएँगे। जैसे कि बेकेलाइट हो गया, ग्लिप्टिल हो गया, मेलामिन, फॉर्मल्डिहाइड है, ये सब के सब बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर ये टूटेंगे तो चटक के टूटेंगे, ये मेल्ट नहीं होंगे। ठीक है? देन बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स बेस्ड ऑन द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो इसमें हम 2 मोड्स देखेंगे, एक तो एडिशन पॉलीमर्स और दूसरा कंडेंसेशन पॉलीमर्स। एडिशन पॉलीमर्स में एक कॉमन चीज़ आपको हमेशा देखने को मिलेगी कि जो मोनोमरिक यूनिट्स है ना, उनके अंदर डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड, या कह सकते हैं कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे वो, ये हमेशा प्रेज़ेंट होगा। इनका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है वो मोनोमर जैसा ही होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी नया मॉलिक्यूल जो है वो ना तो एंटर करता है मोनोमरिक यूनिट के अंदर, ना ही उससे बाहर निकलता है। इस वजह से जैसा भी मोनोमर का मास है, एग्ज़ैक्टली वही मास आपको पॉलीमरिक चेन के अंदर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इनका एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम होगा, मास जो है वो तो डिफरेंट हो सकता है बिकॉज़ ऑफ द हाइड्रोजन, लेकिन एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको सेम देखने को मिलेगा। अब ये जो है ये भी हमारे 2 तरह के हो सकते हैं, जैसे कि होमोपॉलीमर्स हो सकते हैं, कोपॉलीमर्स। होमोपॉलीमर्स वो होते हैं जहाँ पे कि सभी के सभी एक ही जैसी मोनोमेरिक यूनिट काम में आए, यानी एक ही तरह की मोनोमेरिक यूनिट जो है वो आपस में जुड़-जुड़ के एक पूरा पॉलीमर बना दे, तो उसको हम होमोपॉलीमर कहेंगे। कोपॉलीमर्स वो होते हैं जिनके अंदर हमें अलग-अलग तरह की मोनोमेरिक यूनिट, जैसे इस केस में एक ब्यूटाडाइन है, एक स्टाइरीन है। जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो ये क्या बना देते हैं, ये ब्यूना एस बना देते हैं। तो ये है क्या, ब्यूटाडाइन स्टाइरीन रबर है। ये एक अलग तरह की मोनोमेरिक यूनिट, ये एक अलग तरह की मोनोमेरिक यूनिट, दोनों ने आपस में मिलके एक पॉलीमर बना दिया, तो दिस वुड बी एन एग्जांपल ऑफ अ कोपॉलीमर। उसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी है हमारी, वो है कंडेंसेशन पॉलीमर्स। जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं ना, उसके अंदर क्या होता है कि जब आपस में मोनोमेरिक यूनिट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होती है, केमिकली बॉन्ड होती हैं, तो उस टाइम पे एक छोटा-सा जो मॉलिक्यूल है, छोटा स्मॉल स्टेबल मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। एग्ज़ाम्पल के लिए वाटर निकल जाएगा, या अल्कोहल निकल जाएगा, या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड मिल निकल जाएगा, कोई इस तरह का एक छोटा-सा स्मॉल सा स्टेबल मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। एग्ज़ाम्पल के लिए नायलॉन 6,6 ले सकते हो। तो आप जैसे कि देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड 2 मोनोमेरिक यूनिट्स है। अब आपसे कोई पूछे कि क्या ये कोपॉलीमर है? तो हाँ, ये कोपॉलीमर होगा, क्योंकि 2 यहाँ पे डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट्स यूज़ हो रही हैं। तो ये है हमारा हेक्सामेथिलीन डायमीन, और इसको हम कहते हैं एडिपिक एसिड। तो ये जब आपस में कंबाइन होते हैं, तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ से वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा। यहाँ से तो H2 और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल जाएगा, और ये दोनों NH और CO ग्रुप आपस में जुड़ जाएँगे। ये दिख रहा होगा आपको? तो एक अमाइड बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। अब आप ये बहुत अच्छे से जानते हो कि अमाइड बॉन्ड जो है वो क्या होता है, क्योंकि अगेन हम अमीन्स चैप्टर में इसको पढ़ के आए हैं, राइट? तो ये हमारा बन गया नायलॉन 6,6। उसके बाद में है क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलीमर्स बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। किस तरह के मॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट हैं? तो इनको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। जो इलास्टोमर्स है उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं?
इलास्टिक टाइप की प्रॉपर्टी होती है, तो जितने भी रबर या रबर से मिलते-जुलते आपके सेमी सिंथेटिक या नेचुरल रबर्स हैं, वो सब इस कैटेगरी में आ जाएँगे। ये क्या होते हैं, ये पॉलीमर्स होते तो सॉलिड ही हैं, लेकिन इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए नेचुरल रबर हो गया, ब्यूना एस हो गया, ब्यूना एन हो गए, ये सब एग्जाम्पल हो गए। अब यहाँ पे जो वीक बाइंडिंग फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं पॉलीमर्स की वजह के बीच में, उसी की वजह से स्ट्रेचिंग जो है पॉसिबल हो पाती है। तो यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग प्रेजेंट तो होती है, लेकिन वो क्रॉस लिंकिंग क्या है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसी क्रॉस लिंकिंग की वजह से इलास्टिक प्रॉपर्टी आती है कि जैसे ही आप खींचोगे तो वो खींचता चला जाता है, पर जैसे ही आप छोड़ोगे तो वो अगेन अपनी इलास्टिसिटी को रिटेन करते हुए चीजें आपस लौट जाती है। यही प्रॉपर्टी हमें रबर के अंदर भी देखने को मिलती है। सो रबर्स वुड बी एन एग्जांपल ऑफ इलास्टोमर। बट इसी जो फोर्स है, जो वीक, क्योंकि फोर्सेस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो इसी को और स्ट्रेंथन अप करने के लिए हम क्या कर देते हैं, रबर का वल्कनाइजेशन कर देते हैं, यानी कि बीच में डाइसल्फाइड बॉन्डिंग जो है उसको इंसर्ट कर देते हैं। वो हम सब आगे डिस्कस करेंगे। देन बात आती है आपके फाइबर्स। जो फाइबर्स होते हैं वो थ्रेड लाइक होते हैं, इनको क्लोथ्स में, नेट्स में, रोप्स या गॉजेस बनाने में काम में लिया जाता है। इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग होती है, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, हालांकि होते बहुत पतले हैं पर स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे बॉन्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपका नायलॉन 66 हो गया, टेरिलिन हो गया, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल हो गए, तो ये तो आपके कुछ सिंथेटिक पॉलीमर्स हो गए। उसके अलावा अगर आप जानते होंगे कि जो हमारे बालों के अंदर केराटिन प्रेजेंट होता है, वो भी एक तरह का फाइब्रस पॉलीमर ही है। ठीक है, इसको भी हमने बायोमोलिक्यूल्स में डिस्कस किया था, आई एम श्योर कि आपको याद होगा। देन नेक्स्ट जो आता है आपका थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं। ये पॉलीमर्स कैसे होते हैं, ये भी लीनियर पॉलीमर्स होते हैं, इनके बीच में भी जो वेंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो ये आपके हीट करने पर मेल्ट हो जाते हैं। इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप ये ध्यान रखना कि जब हम इनको हाई टेम्परेचर पे लेके जाते हैं, यानी कि हीट करते हैं, तो ये मेल्ट हो जाते हैं, और मेल्ट होने के बाद में आप इनको किसी भी शेप में चेंज कर सकते हो। जैसे ये कूल होते हैं तो वो उसी शेप में वापस से सेटल हो जाते हैं। अगेन अगर आप उसका शेप चेंज करना चाहते हो, मोल्ड करना चाहते हो, तो फिर से आप हाई टेम्परेचर पे ट्रीट करो, मेल्ट हो जाएंगे और फिर से आप उनका शेप कुछ नया दे सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी होती है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स की। एग्जाम्पल के लिए इसके अंदर पॉलिथीन या फिर पॉलीस्टाइरीन आ जाएंगे। बट जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं, उनके बीच उनके जो मासेस होते हैं ना, वो इतने ज्यादा नहीं होते, यानी कि हल्के ही होते हैं। और यहाँ पे क्या होती है, क्रॉस लिंकिंग प्रेजेंट होती है। बट ये थ्री डायमेंशनल होते हैं नेचर में, क्योंकि क्रॉस लिंकिंग है इसलिए थ्री डायमेंशनल होंगे। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आप ये रखोगे कि इनको अगर एक बार हीट कर दिया जाए ना, तो उसके बाद में क्या होता है कि ये फिर से आप इनको, मतलब ये मेल्ट नहीं होते, ये बिल्कुल ब्रिटल होते हैं। तो जैसे ही आप हाई टेम्परेचर पे ट्रीट करोगे, तो या तो ये टूट जाएंगे, या फिर ये किसी भी शेप में, ये आप इनको मेल्ट करके इनको नया शेप नहीं दे सकते। इनको टूटना ही टूटना है अगर आप इनको हाई टेम्परेचर पे ट्रीट करोगे। तो जैसा भी शेप आप इनको एक बार दे देते हो, वही शेप इनके अंदर रिटेन रहता है, अदरवाइज ये टूट जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बेकेलाइट हो गए, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेसिन हो गए, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेसिन हो गए। तो ये तो हो गए हमारे डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलीमर्स और डिफरेंट क्राइटेरियाज। अब बात करते हैं पॉलीमराइजेशन प्रोसेस की। जो पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस है, मतलब कि पॉलीमर्स को किस तरह से बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, उसके भी दो डिफरेंट तरीके होते हैं। तो पहला है इसके अंदर चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन और एडिशन पॉलीमराइजेशन। ये भी आपके फर्दर तीन टाइप के हो सकते हैं, फ्री रेडिकल हो सकता है, केटायनिक हो सकता है और एनायनिक हो सकता है। तो जैसा कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होगा ना, कि यहाँ पे जो मोनोमरिक यूनिट्स हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगे, बट फ्री रेडिकल की फॉर्म में। यहाँ पे क्या होता है ना कि कोई ना कोई एक कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि बेंजोइल पेरोक्साइड हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, टर्शरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड हो गया। कोई हमें एक इनिशिएटर चाहिए जो कि फ्री रेडिकल को फॉर्म करे। देन जैसा कि हम पहले भी जानते हैं, फ्री रेडिकल्स के अंदर तीन स्टेप्स होते हैं। एक तो चेन इनिशिएशन स्टेप, जो आपका कैटलिस्ट होगा वो चेन को इनिशिएट करेगा बाय फॉर्मिंग अ रेडिकल। उसके बाद में वो जो रेडिकल है, सेकेंड स्टेप में, जो कि होता है चेन प्रोपगेशन स्टेप, जिसके अंदर के जो आपका रेडिकल है वो जाके अटैक करेगा मोनोमरिक यूनिट के ऊपर। तो इसने इसके ऊपर अटैक कर दिया, जिससे कि हमारी मोनोमरिक यूनिट के ऊपर भी अब क्या आ गया, एक रेडिकल फॉर्म हो चुका है। अब ये रेडिकल जो है वो दूसरी मोनोमरिक यूनिट के साथ में जाके जुड़ेगा, फिर इस चेन के ऊपर एक रेडिकल क्रिएट हो जाएगा। और ये इसी तरह से प्रोसेस चलता रहेगा, स्टेप बाय स्टेप आपके अलग अलग जो मोनोमरिक मॉलिक्यूल्स है वो जुड़ते जाएंगे। फाइनली आएगा आपका चेन टर्मिनेशन स्टेप, जिसमें कि जो आपका रेडिकल है वो दूसरे जो पॉलीमर चेन जो बन रही है पैरेलली, उसके साथ कंबाइन हो जाएगा और आपको एक बड़ा सारा पॉलीमर मिल जाएगा। सो दिस इज द मेथड जिसको कि हम फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कहेंगे। उसके अलावा आपका आता है केटायनिक पॉलीमराइजेशन। इसके अंदर भी अंडरस्टूड है कि इसके अंदर क्या होगा कि केटायन कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है।
और आप जानते हो कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा लुईस एसिड के प्रेजेंस में, जैसे कि BF3 AlCl3 या फिर SnCl4 या फिर प्रोटोनिक एसिड्स जैसे कि H2SO4 या फिर HF। अब जो ये कार्बोकेटाइन है ये कितना आपका स्टेबल होता है, ये बेसिकली डिसाइड करेगा कि जो मोनोमरिक यूनिट है उसकी रिएक्टिविटी कितनी ज्यादा होगी। अगेन इसके अंदर भी एक इनिशिएशन स्टेप होगा, जैसे कि हमने कहा एक लुईस एसिड है, वो लुईस एसिड क्या करेगा, सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और जिसकी वजह से कार्बोकेटाइन क्रिएट होगा। तो आपने देखा जैसे कि H2SO4 है, ये H+ और HSO4 नेगेटिव के अंदर टूटा, BF3 है तो वो इस तरह से टूट जाएगा। बाद में ये जाके अटैक करेंगे आपके मोनोमरिक यूनिट के ऊपर और इस तरह से मोनोमरिक यूनिट के अंदर एक आपको कार्बोकेटाइन बना हुआ मिल गया। अब ये जो कार्बोकेटाइन है वो दूसरे जो हमारे मोनोमरिक यूनिट्स हैं उनके कॉन्टेक्ट में आएगा और इस तरह से ये जो प्रोसेस है आगे से आगे बढ़ता जाएगा और कार्बोकेटाइन्स बनते जाएंगे। तो हम इसी स्टेप की बात करें कि अगर आपका कार्बोकेटाइन यहाँ पे काफी स्टेबल होता है तो जो रिएक्टिविटी है मोनोमरिक यूनिट्स की वो भी ज्यादा तेज हो जाती है। जैसे कि इस केस में ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन है जो कि काफी स्टेबल है, तो ऐसे में रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। और फाइनली टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा कि जो आपका कार्बोकेटाइन है वो उसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा जिसकी वजह से वहां पे एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और आपकी चेन जो है वो वहीं पर बंद हो जाएगी, रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। देन उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट आता है वो है एनायनिक पॉलीमराइजेशन, जिसमें कि कार्बन एनायन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है जो कि इस रिएक्शन को इनिशिएट करेगा। जैसे कि KNH2 हमारे पास में है तो K+ और NH2 नेगेटिव बना देगा। अब ये NH2 नेगेटिव जो बना ये जाके अटैक करेगा आपका मोनोमरिक यूनिट के ऊपर, जिससे कि कार्बन एनायन बन जाएगा। अब बस आगे तो बहुत सिंपल है, ये कार्बन एनायन जो है वो दूसरे मोनोमरिक यूनिट के कॉन्टेक्ट में आएगा जिससे कि एक और कार्बन एनायन बनता जाएगा चेन के अंदर। फिर फाइनली ये जो कार्बन एनायन है उसके अंदर से जब H पॉजिटिव निकलेगा, एक डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, तो आपकी चेन जो है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो बिल्कुल सेम से ही स्टेप्स है, अगर आप इनको एक बार खुद से करके देखोगे तो कुछ भी इसमें इतना डिफिकल्ट नहीं है। फर्स्ट है फ्री रेडिकल, सेकंड है कार्बोकेटायन और थर्ड है आपका कार्बन एनायन। और रिएक्टिविटी ऑर्डर भी आपको पता है कि फ्री रेडिकल्स और कार्बोकेटायन के केस में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो टर्शरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी का होता है स्टेबिलिटी का। बट अगर हम कार्बन एनायन की बात करें यानी कि एनायनिक पॉलीमराइजेशन की बात करें तो ये जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है ये अलग हो जाता है। इसमें प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स आ जाते हैं, या फिर कोई भी हैलाइड ही नहीं, कोई भी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उसके साथ में ऐसा ही होगा। देन नेक्स्ट आता है आपका स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में क्या होता है ना कि जो मोनोमरिक मॉलिक्यूल्स है ना वो स्टेप वाइज ऐड होते हैं, जबकि उसके केस में हम देख रहे थे पहले वाले केस में एडिशन रिएक्शन के अंदर कि एक साथ चेन पॉलीमराइजेशन जब हो रही थी तब एक साथ सारे के सारे मोनोमरिक यूनिट्स एक दूसरे के साथ जुड़े जा रहे थे। बट स्टेप ग्रोथ के अंदर पहले एक मोनोमरिक यूनिट दूसरे के साथ जुड़ेगी, फिर दूसरे के बाद में तीसरे जुड़ेगी, फिर तीसरे के बाद में चौथी जुड़ेगी। और छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि वाटर, अमोनिया, HCl और RH, ये एक के बाद निकलते जाएंगे, यानी कि इनका निकलना इंपॉर्टेंट है ताकि हमारा स्टेप वाइज चेन की ग्रोथ हो। तो इसी को ही हम कहेंगे स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो चेन ग्रोथ में और स्टेप ग्रोथ में यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस दे रखे हैं, उनको हम फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम चेन ग्रोथ मैकेनिज्म की बात करें तो हमें ये देखा था कि यहाँ पे एक इनिशिएशन स्टेप होता है, देन प्रोपेगेशन होता है, देन टर्मिनेशन होता है। हमने तीनों केसेस में देखा था, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल और कार्बन एनायन के केस में। बट स्टेप ग्रोथ के अंदर कोई नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक इक्विलिब्रियम स्टेप होता है और यहाँ पे एलिमिनेशन होता जाता है मॉलिक्यूल्स का, ताकि जो ग्रोथ है वो चेन की बढ़ती जाए। नेक्स्ट होता है इसमें एक ही टाइम पर, अगर आप किसी भी एक टाइम की बात करो तो एक टाइम पर एक ही यूनिट जो है रिपीटिंग यूनिट जाके जुड़ती है। जबकि स्टेप ग्रोथ में अगर हम बात करें तो दो स्पीशीज तो कम से कम होनी चाहिए जिसमें से कि मॉलिक्यूल्स निकलते जाएंगे और वो आपस में जुड़ते जाएंगे। अगर हम चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन की बात करें तो यहाँ पे मिक्सचर के अंदर एक किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मोनोमर कोई ना कोई प्रेजेंट होगा, कोई ना कोई पॉलीमर प्रेजेंट होगा और जो चेन ग्रो कर रही है वो प्रेजेंट होगा किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर। जबकि अगर हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ आपकी मॉलिकुलर स्पीशीज जो है वही प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि वही मॉलिक्यूल्स जो है वो चेन के जो चेन बन रही है उसके कांटेक्ट में आते जाएंगे और एक एक ग्रुप को एलिमिनेट करते जाएंगे। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपके मॉलिकुलर स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं। देन बात आती है मॉलिकुलर मास ऑफ द पॉलीमर्स। जो पॉलीमर्स हैं उनका मॉलिकुलर मास आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? तो हमें पता है कि जो पॉलीमर चेन होती है उसके अंदर उसके अंदर मोनोमरिक यूनिट्स हैं। अब ऐसा तो कहीं पे डिफाइन कर नहीं रखा है कि एक जो मोनोमर है वो कितने मोनोमर्स के साथ जाके कंबाइन हो सकता है, यानी कि एक जो चेन है वो कितनी भी लंबी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर जो आपको पॉलीमर मिलेगी वो अलग अलग चेन साइजेस की मिल सकती हैं। तो इसलिए मॉलिकुलर मास भी
का अलग अलग हो जाएगा अगर चेन की लेंथ अलग अलग होगी तो इस वजह से दिस इज इम्पॉर्टेंट कि हम एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालें पॉलीमर्स का, बजाय इसके कि हम किसी एक ही पॉलीमर को ध्यान में रखते हुए उसका मास निकालें। सो फॉर दैट रीजन हमारे पास में 2-3 टर्म्स आती हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, जिसको कि हम mn से डिनोट करते हैं। ये इसका फॉर्मूला है ni समेशन ऑफ ni mi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ni। इसका जो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास है, इसमें जो हम पॉलीमर्स को बनाते हैं ना, वो ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड से करते हैं, ठीक है। अब डिटरमाइन ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड से करते हैं। अब ये होता क्या है नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास? सो दिस इज बेसिकली काउंटिंग द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ यूनिट मास ऑफ पॉलीमर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप और साइज। जो भी कोई शेप है, जो भी कोई साइज है आपके पॉलीमर्स की, तो बेसिकली वो कितने टोटल नंबर में प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर मास में, यूनिट मास में। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर लेट्स से कि मैंने 1 केजी की बात की, तो 1 केजी अगर मेरा टोटल मास है, यूनिट मास है, तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, भले ही उनकी शेप या साइज कुछ भी हो, उसी को हम क्या कहते हैं, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास है। और इसको फाइंड आउट करने का तरीका है ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड से, एंड द फॉर्मूला इज समेशन ऑफ ni mi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ni। देन दूसरी हमारी टर्म आती है मास एवरेज मॉलिक्यूलर मास। अब हमें पता है कि अगर चेन्स की लेंथ अलग अलग होगी तो उनके मासेस भी अलग अलग होंगे, तो समिंग द वेट्स ऑफ ऑल द चेन्स एंड देन डिवाइडिंग बाय द टोटल नंबर ऑफ चेन्स, यही हमारा मास एवरेज मॉलिक्यूलर मास होगा। द फॉर्मूला इज समेशन ऑफ ni mi स्क्वायर डिवाइडेड बाय ni mi, ठीक है। इसको डिटरमाइन करने का तरीका लाइट स्कैटरिंग और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप याद करना, आप बस फॉर्मूला याद करो, दैट्स इंपॉर्टेंट एट दिस स्टेज। उसके बाद में आता है आपका पॉली डिस्पैरिटी इंडेक्स, जिसको कि हम पीडीआई कहते हैं। ये पीडीआई क्या होता है? ये जो मास एवरेज मॉलिक्यूलर मास है, उसको अगर हम नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे तो हमें पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स यानी कि पीडीआई मिल जाता है। सो दिस इज द फॉर्मूला। अब जो आपके नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं ना, उनका पीडीआई की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 1 होती है। कहने का मतलब ये है कि वो मोनो डिस्पर्स होते हैं, यानी कि सब एक जैसे ही होते हैं। अगर हम उनके अंदर पॉलीमर्स, किसी भी एक पॉलीमर को अगर हम देखते हैं जो कि नेचुरल पॉलीमर है, तो आप देखोगे कि सभी के सभी जो चेन्स है ना, वो एक ही जैसी होंगी, यानी कि होमोजेनस ही होंगी। बट अगर हम सिंथेटिक पॉलीमर्स की बात करें तो अलग अलग चेन्स के पॉलीमर का बनना बहुत नेचुरल है। सो दैट्स व्हाई पीडीआई जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाता है। अब यहाँ से हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स की, जो कि कमर्शियली काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं आपके पॉली ओलिफेंस। ओलिफेंस आप जानते होंगे, जिसके अंदर की डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, उनको हम ओलिफेंस कहते हैं। तो हम कुछ ऐसे पॉलीमर्स की बात करेंगे जिनमें की डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और डबल बॉन्ड के टूटने की वजह से मोनोमरिक यूनिट्स जुड़ती हैं और पॉलीमर्स का फॉर्मेशन होता है। सो द फर्स्ट वन इज लो डेंसिटी पॉलीथीन, जिसको कि हम एलडीपी कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, आपके पास में इथीन के एक ही जैसे अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर के ऑफकोर्स डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, क्योंकि वो इथीन है। अब इसको अगर हम ट्रीट करते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड पेरोक्साइड, तो हमें कुछ इस तरह से एक लीनियर चेन, इस तरह से हमें एक पॉलीथीन का चेन मिल जाती है। तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे हमने जब n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए इथीन के, तो हमें एक ऐसी चेन मिली जिसके अंदर के n नंबर टाइम्स ये CH2 ग्रुप जुड़े हैं। डबल बॉन्ड जो है वो टूट चुका है। क्यों टूट चुका है? क्योंकि यही डबल बॉन्ड, इसी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे इन ऑर्डर टू बॉन्ड विद अनदर मोनोमरिक यूनिट। तो इस तरह का आपको कुछ एक पॉलीमर मिल जाएगा यहाँ पे। सो दिस इज नोन एज लो डेंसिटी पॉलीथीन। अब बात कर लेते हैं इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की और कहाँ यूज किया जाता है। तो ये जो आपके लो डेंसिटी पॉलीथीन है ना, ये काफी टफ होते हैं, बट ये फ्लेक्सिबल होते हैं इजीली। जो आप पॉलीथीन घरों में यूज करते हो, पॉली बैग्स यूज करते हो, वो इसके एग्जाम्पल हैं। ये ट्रांसपेरेंट से होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं, कोई कंडक्टर या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ भी नॉर्मल होती है, टियरिंग स्ट्रेंथ पर अच्छी होती है, आप इनको इजीली फाड़ नहीं सकते। इनको यूज हम कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को इंसुलेट करने में, जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं ना, उसके इंसुलेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। आपने कई बार वायर्स के ऊपर पॉलीथीन को देखा भी होगा, ठीक है। उसके अलावा जो आपकी स्क्वीज बॉटल्स होती है, टॉयज होते हैं, फ्लेक्सिबल पाइप्स होते हैं, इनके अंदर आप इनको यूज करते हो। अब एक इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पे ध्यान रखोगे, जब हमने पहले भी डिस्कस किया था, लो डेंसिटी पॉलीथीन जो है वो ब्रांच्ड पॉलीमर का एक एग्जाम्पल होती है। यहाँ पे ब्रांचिंग काफी ज्यादा प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से इन पॉलीथीन की डेंसिटी कम हो जाती है, बिकॉज स्पेस ज्यादा कवर करते हैं। देन बात आती है हाई डेंसिटी पॉलिथीन। ये HOP नहीं है, ये D होगा। आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ये क्या है आपका? D है। सो दिस इज योर D, ओके।
ये है आपका DHDP। अब इसके अंदर क्या होता है ना कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन है, इसका मतलब कि जो पॉलीमर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोजली प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से डेंसिटी काफ़ी हाई हो जाएगी। अगर यहाँ पे हम देखें तो सेम वही यूनिट्स हैं, बट जो टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस है वो थोड़ी-सी माइल्ड देनी होगी, टेम्परेचर भी कम देना होगा और प्रेशर भी पहले के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि यहाँ पे हमने कैटलिस्ट को यूज़ किया जिसका नाम है ज़िग्लर-नाटक कैटलिस्ट, ठीक है? और इसमें भी वही होता है कि जो मोनोमेरिक यूनिट्स है वो आपस में एक-दूसरे के साथ में जुड़ जाती है सेम उसी फैशन में। बट यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं होती। ब्रांचिंग नहीं होने की वजह से जो पैकिंग है वो काफ़ी क्लोज़ हो जाती है और इसी वजह से हाई डेंसिटी का पॉलीथीन बन जाता है। अब आप खुद सोचो कि अगर उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ज़्यादा टफ होगा, ज़्यादा हार्डर होगा और केमिकली तो इनर्ट ही है क्योंकि यहाँ पे कोई इस तरह के ग्रुप्स नहीं है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, तो इस वजह से इनके अंदर रिएक्टिविटी का कोई चांस नहीं है। इनके एग्जाम्पल्स हो गए जहाँ पे हम इनको यूज़ करते हैं लाइक कंटेनर्स बनाने में, हाउसवेयर्स बनाने में, बॉटल्स, टॉयज़, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। जहाँ आप देखते हो कि आपको जो पॉलीथीन है या उससे बनी हुई प्लास्टिक की चीज़ें जो थोड़ी अच्छी हार्ड क्वालिटी की दिखती है, वो आपके हाई डेंसिटी पॉलीथीन के ही एग्जाम्पल्स होते हैं। देन उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा स्टायरीन। ये स्टायरोन नहीं, स्टायरीन मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो पॉलीस्टायरीन है इसके अंदर स्टायरीन प्रेज़ेंट होता है। सो दिस इज थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है, ये रेडियो, टॉयज और टीवी कैबिनेट्स बनाने में काम आता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि आप ध्यान रखो कि जो स्टायरीन है वो क्या है, बेंजीन रिंग के ऊपर जब CH डबल बॉन्ड CH2 प्रेजेंट होता है तो इसी को हम स्टायरीन कहते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड है यानी कि ओलेफिन है, तो बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में यही जो डबल बॉन्ड है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू एक दूसरे के साथ में जुड़ता जाएगा, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और एक मोनोमेरिक यूनिट की चेन बन जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड स्टायरॉन या फिर पॉलीस्टाइरीन। देन बात आती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड के अंदर हमारा जो मोनोमर यूनिट है वो कौन होगा, पॉलीविनाइल होगा, सॉरी विनाइल क्लोराइड होगा। तो ये है हमारा विनाइल ग्रुप, ये आपको विनाइल ग्रुप दिख रहा है जिसमें कि क्लोरीन अटैच्ड है। अगेन डाइबेंजोइल पेरोक्साइड यानी कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू एक आपकी पॉलीमरिक चेन बन जाती है आफ्टर द एडिशन ऑफ डिफरेंट मोनोमरिक यूनिट्स जो कि विनाइल क्लोराइड है। कहाँ यूज करते हैं, तो रेनकोट्स, टॉयज, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशंस बनाने में यूज करते हैं। अच्छे हार्ड होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं हीट और केमिकल्स के लिए, तो इस वजह से भी इनको यहाँ पे यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन पर्पस के लिए। देन आता है आपका पॉलीप्रोपाइलिन जिसको कि हम PPV कहते हैं। इसके लिए भी बनाने के लिए हम ज़िग्लर-नाटक कैटलिस्ट जो है उसको यूज करते हैं जो कि एल्यूमिनियम क्लोराइड का टाइटेनियम क्लोराइड का कैटलिस्ट होता है। TiCl3 एंड एल्यूमिनियम ट्राइइथाइल। ठीक है, तो ये आपका हो गया ज़िग्लर-नाटक कैटलिस्ट। अब देखो इसको बनाने के लिए आप क्या करोगे कि पॉलीप्रोपाइलिन को यूज करोगे। दिस इज योर पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। जब आप करते हो कुछ टेम्परेचर और हीट देकर, तो ऐसे में ये जो मॉलिक्यूल्स है आपका डबल बॉन्ड टूटता जाएगा और यहाँ पे सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स की एक चेन बन जाएगी विच इज कॉल्ड एज पॉलीप्रोपाइलिन। देन आता है आपका टेफ्लॉन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो नॉन स्टिक सर्फेसेस होते हैं ना, जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उसके अंदर यूज किया जाता है। इसके अंदर आपकी जो मोनोमरिक यूनिट है वो क्या है, सो दिस इज योर CF2 जिसको कि टेट्राफ्लोरोइथीन कह सकते हैं। अगेन इसको भी कैटलिस्ट और हाई प्रेशर पे ट्रीट करने पे देखो सब में आप एक ही काम कर रहे हो, आप डबल बॉन्ड को तोड़कर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहे हो और फिर वही जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरी मोनोमरिक यूनिट्स के साथ में चेन बनाने में हेल्प कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड योर टेफ्लॉन या फिर पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। इसमें क्या होता है कि ये इनर्ट होता है, रेजिस्टेंट होता है टू द अटैक ऑफ कोरोसिव रिएजेंट्स। उसके अलावा जो ऑयल सील्स होती हैं, जो आपके कुकर के अंदर गास्केट्स होती हैं और जो नॉन स्टिक सर्फेसेस होते हैं, जो नॉन स्टिक पैन है, नॉन स्टिक बर्तन है, उन सबको बनाने के लिए हम टेफ्लॉन कोटिंग को यूज करते हैं। देन आता है आपका पॉली अक्राइलोनाइट्राइल। तो देखो अक्राइलोनाइट्राइल क्या होता है, दिस इज योर अक्राइलोनाइट्राइल। ये CN है, CN के अगर एडजेसेंट पोजीशन पे CH2 डबल बॉन्ड CH होता है तो इसको अक्राइलोनाइट्राइल कहते हैं। जब पेरोक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम इसको पॉलीमराइज करते हैं तो अगेन आपका डबल बॉन्ड जो है वो टूट जाता है। ये जो CN ग्रुप है अभी आपका ऊपर आ चुका है ताकि ये जगह फ्री रहे और अब ये CH दूसरे अक्राइलोनाइट्राइल मॉलिक्यूल्स के साथ में एक लीनियर चेन को फॉर्म कर सकें। ये वूल का सब्स्टिट्यूट होता है। जो हम लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं ना, तो उसमें आजकल आपने सुना होगा सिंथेटिक वूल नाम आपने सुना होगा, जिसको कि ऑर्लॉन या फिर एक्रिलिन कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो ये जो वूल का सब्स्टिट्यूट होता है ना, यही पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल होता है। ठीक है, इसको PAN भी कह सकते हैं। देन आता है आपका पॉलीअमाइड्स। जो पॉलीअमाइड्स होते हैं ना, उनके अंदर ये एक अलग कैटेगरी है। अभी तक हम पॉलीओलिफिन्स की बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं पॉलीअमाइड्स की। तो इस कैटेगरी में आप क्या देखते हो,
यहाँ पे अमाइड लिंकेजेस फॉर्म होती हैं। इसके एग्जांपल है नायलॉन 6,6। नायलॉन 6,6 क्या है? ये आपका मॉलिक्यूल है जिसमें कि हम एडिपिक एसिड, ये आपका एडिपिक एसिड है और ये आपका हेक्सामिथाइलिन अमीन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 6 कार्बन की चेन है जिसके टर्मिनल पोजीशंस पे NH2 लगे हैं, तो हेक्सामिथाइलिन अमीन हो गया। एडिपिक एसिड क्या होता है कि इसके अंदर भी 6 कार्बन्स होते हैं, बट जो टर्मिनल कार्बन्स है वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप्स लगे होते हैं। सो ये CH2 4 ही आपको अंदर चेन के अंदर दिखाई देगा। अब होगा क्या कि अगर यहाँ से एक हाइड्रो, ये यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे OH ग्रुप है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ग्रुप है। तो अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक OH ग्रुप आपस में निकल जाए वाटर बन के, तो हमें क्या मिल जाएगी? एक अमाइड की चेन मिल जाएगी। और यही प्रोसेस जब रिपीटेशन में होता रहेगा तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा? नायलॉन 6,6। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर्स के फेवरेट एग्जाम्पल्स में से एक है, आप ये समझ सकते हो। ये जो पॉलीअमाइड्स होते हैं इनको हम नंबर से डिफाइन करते हैं, इसलिए हम इसको 6 कह रहे हैं, क्योंकि ये जो 6 और 6 है बेसिकली मोनोमेरिक यूनिट्स के अंदर कार्बन के कितने नंबर है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप दोनों ही पॉलीमर्स को, दोनों ही मोनोमर्स को देखोगे तो दोनों के अंदर कार्बन नंबर जो है वो 6 और 6 है, इसलिए इसका नाम हो गया नायलॉन 6,6। ये एक लीनियर पॉलीमर होता है क्योंकि इसमें आपको कोई ब्रांचिंग वगैरह कुछ भी नहीं दिख रही है, इसी वजह से इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी है। ये गुड रेजिस्टेंट होता है, एब्रेशन के भी को भी सहन कर सकता है। उसके अलावा इनको क्या करते हैं कि क्योंकि इनके अंदर कोई ब्रांचिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, तो आप इजीली इनको शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। जो आपके ब्रश के ब्रिसल्स होते हैं ना, वो बेसिकली इन्हीं से बनाए जाते हैं, यानी कि बहुत फाइन होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा नायलॉन 6। नायलॉन 6 जो है वो अलग था, पहले वाला नायलॉन 6,6 था, ये नायलॉन 6 है। तो ये नायलॉन 6 जो है ये आपका कैप्रोलैक्टम से बनता है। तो ये है आपका कैप्रोलैक्टम, ये वाला मॉलिक्यूल। तो आप कैप्रोलैक्टम कैसे बनाओगे? जैसे कि आपने एक बेंजीन रिंग को, यहाँ पे आपने सिंपल एक साइक्लोहेक्सेन को लिया जिसका कि ऑक्सीडेशन करवाया तो साइक्लोहेक्सेनोन मिल गया, जिसका कि फिर आपने जब NH2OH के साथ में ट्रीट किया तो आपको एक ऑक्साइन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया। फिर आपने जब बैकमैन्स रीअरेंजमेंट कराया, H2SO4 के साथ ट्रीट कराया, तो ये जो N डबल बॉन्ड OH है ये आपका जाके इंसर्ट हो गया एक रिंग के अंदर, जिसको कि हम क्या कहते हैं? कैप्रोलैक्टम कहते हैं। तो इस तरह से आपने कैप्रोलैक्टम तो बना लिया। अब अगर इस कैप्रोलैक्टम को हम वाटर के साथ में हीट करते हैं ना, तो होगा क्या कि जो बॉन्ड है ये बीच से यहाँ से टूट जाएगा और ये आपकी एक सिंपल चेन बन जाएगी NH2C2H5COH की। जब हम इसी को हीट करेंगे तो ये जो आपके एक, ये तो एक मोनोमर हुआ, जो दूसरा मोनोमर है उसके साथ में उसका OH ग्रुप और पहले वाले का NH2 ग्रुप ये आपस में मिलकर वाटर को निकाल देंगे और पहले के जैसे ही नायलॉन 6 बन जाएगा। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि इसका जो मोनोमरिक यूनिट है वो कौन कहलाएगा? कैप्रोलैक्टम। देन नेक्स्ट आते हैं हमारे रेजिन्स। जो रेजिन्स होते हैं ना, वो उसमें भी हम कई सारे अलग अलग तरह के देखेंगे, जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर्स की। इसके अंदर आप देखो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है हमारा, तो आप एक तो फिनॉल होता है, फिनॉल को आप ट्रीट करते हो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में, ठीक है, इसलिए हम इसको फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन कहते हैं। जब हम बेसिक कैटलिस्ट यहाँ पे यूज करते हैं तो होगा क्या कि ये जो आपका ग्रुप है ये बेसिकली रिड्यूस होकर CH2OH की फॉर्म में जाके जुड़ जाता है बेंजीन रिंग के ऊपर, तो ये आपको ऑर्थो स्टेट भी मिलेगी और एक पैरा स्टेट भी इसमें मिल जाती है। अब क्या होता है कि यही जो मॉलिक्यूल्स है जब हम इनको पॉलीमराइज करने की कोशिश करते हैं तो ये लीनियर फॉर्म में एक नोवोलेक जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़ते जाएंगे विद द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पे एक CH2OH ग्रुप है, जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसका भी CH2OH ग्रुप होगा, इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल निकलते जाएंगे, आपको एक नोवोलेक मिल जाएगा। ये तो लीनियर फॉर्म हुए, बट अगर इसी को ही हमें 3 डायमेंशनल बनाना होता है तो हम इसी नोवोलेक को लेंगे और दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में, एक ऑर्थो स्टेट में है दूसरा पैरा स्टेट में है, इनको जब आपस में पॉलीमराइज कर देंगे एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, तो होगा क्या कि जो ऑर्थो पोजिशन है वहां से भी एक लीनियर लिंकेज बनती जाएगी और जो पैरा पोजीशन पे CH2 ग्रुप है, जैसे कि ये आपका यहाँ पे तो क्या है, सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बट ये जो CH2OH है ना आपका, जो कि पैरा फॉर्म में भी प्रेजेंट है, ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में आपस में रिएक्ट हो जाएगा, वाटर का रिमूवल होगा और एक इस तरह से ब्रांच चेन भी बनती जाएगी। तो इस तरह के जब बहुत सारे नेटवर्क्स या फिर जाल बन जाएंगे तो वो आपका एक रेजिन को, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, रेजिन जैसे स्ट्रक्चर्स को ये फॉर्म करेंगे। सो ये जो आपका 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक्ड ये जो मॉलिक्यूल है इसका नाम होता है बेकेलाइट, जबकि जो सिर्फ लीनियर चेन होती है उसका नाम होता है नोवोलैक। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि इसके अंदर आपका, जैसे इस वाले अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो ये तो आपका ऑर्थो काइंड ऑफ मॉलिक्यूल है, बट अगर हम इस वाले मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पे पैरा पोजिशन पे भी CH2 प्रेजेंट होगा, तो ही जाके ये मॉलिक्यूल विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर बनेगा। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है इसको समझने में, क्योंकि कई बार हमें दिक्कत हो जाती है क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े हो चुके हैं और नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं, तो आई विल रेकमेंड यू कि आप इन दोनों मॉलिक्यूल्स को आपस में बना
बना के कोशिश करो कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे वाटर के रिमूवल के साथ में कैसे-कैसे लिंकेज हो सकती है, आपको ऑटोमैटिकली ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो बन के निकल आएगा, राइट? उसके बाद में हम बात करते हैं दूसरे इनके कुछ यूजेस की कि बेकलाइट कहाँ यूज़ होता है, तो ये आपके कॉम्स हो गए, फोटोग्राफ रिकॉर्ड्स हो गए, इलेक्ट्रिकल स्विचेस हो गए। आपने देखा होगा कि जो हमारे घर में इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स होते हैं ना, तो उस बोर्ड्स में जो प्लास्टिक यूज़ होता है वो आपका यही बेकेलाइट रेज़िन होता है। बल्कि जो आपके सॉफ्ट बेकेलाइट्स होते हैं ना, वो वार्निशेस और लैक्वर्स के अंदर यूज़ होते हैं। वार्निश करते हैं ना हम जो दीवारों को या वुडन पीसेस को, तो उसके लिए हम सॉफ्ट बेकेलाइट्स को यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड रेज़िन। तो मेलामिन जो है ये एक कोपॉलीमर है। कोपॉलीमर क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स यूज़ हो रही हैं। तो एक तो आपका मेलामाइन है और दूसरा फॉर्मल्डिहाइड। मेलामाइन का स्ट्रक्चर याद रखना इम्पोर्टेंट है, ये है तो बेंजीन जैसा बट यहाँ पे क्या है अल्टरनेट पोज़ीशंस पे नाइट्रोजन प्रेज़ेंट है कार्बन की जगह। उसके अलावा बीच-बीच में NH2 ग्रुप्स भी सब्स्टिट्यूटेड हैं। अब बिल्कुल बहुत सिंपल है, एक तरफ आपका एल्डिहाइड है, दूसरी तरफ आपका NH2 है, तो आप जानते हो कि वाटर के रिमूवल के साथ में यहाँ पे क्या बन सकता है NHCH2OH इस तरह का आपका ग्रुप जो है वो बन सकता है। अब क्योंकि इस तरह का ग्रुप है तो वाटर के रिमूवल के साथ में यही जैसे हमने पहले वाले केस में देखा था, एक क्रॉस लिंकिंग बन सकती है एट ऑर्थो पोज़ीशन एंड एट पैरा पोज़ीशन। तो वही एग्ज़ैक्टली यहाँ पर होता है और मेलामाइन पॉलीमर बन जाता है, जिसको कि हम मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेज़िन का नाम देते हैं। अब इनके यूजेस क्या है और प्रॉपर्टीज़ क्या है? तो क्योंकि ये क्रॉस लिंकिंग है तो इसलिए बहुत हार्ड होंगे और टफ होंगे, काफ़ी ब्रिटल होंगे। तो घर में जो हमारी क्रॉकरीज़ होती है जिनको कि हम नॉन ब्रेकेबल कहते हैं या फिर अनब्रेकेबल कहते हैं, वो अनब्रेकेबल क्रॉकरीज़ इन्हीं मेलामाइन रेज़िन्स की बनी होती हैं। इनको अगर ऊपर हाइट से गिरा भी दिया जाए तो ये ईज़िली टूटते नहीं हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है एग्ज़ैक्टली ऐसे ही यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेज़िन। जो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेज़िन है उसके अंदर एक तो आपका यूरिया यूज़ होगा, दूसरा फॉर्मल्डिहाइड यूज़ होगा। इनको आपस में हीट करोगे तो देखो एक तरफ NH2 ग्रुप है, दूसरी तरफ CHO ग्रुप है, तो सीधी-सी बात है ये आपस में क्या बना देंगे CONH बना देंगे, जिनका कि पॉलीमराइज़ेशन हो जाएगा, तो बिल्कुल वैसे ही वाटर के रिमूवल के साथ में OH ग्रुप यहाँ से हटता जाएगा और वाटर के रिमूवल के साथ में आपको एक लंबी सारी चेन मिल जाएगी। आप ज़रूर इसको 2 से 3 यूनिट्स तक एक बार पॉलीमर बनाने की कोशिश करो, आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा कि इन्होंने क्या स्ट्रक्चर बना रखा है। जितनी बार ये रिपीट होगा, जितनी मोनोमेरिक यूनिट्स यहाँ पे यूज़ होंगी, उतने टाइम्स आप यहाँ पे एन को लिख दोगे। सो दिस इज योर यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेज़िन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड से बनकर। देन नेक्स्ट आते हैं आपके कुछ नेचुरल रबर्स जैसे कि आइसोप्रीन। जो हमें जो पेड़ों के लेटेक्स से जो हमें नेचुरल रबर मिलता है उसका स्ट्रक्चर आइसोप्रीन जैसा होता है। यानी कि ये क्या है, ये 1,3-ब्यूटाडाइन स्ट्रक्चर है जिसके कि सेकंड पोजीशन पे, सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा होता है। ठीक है? तो ये भी आप खुद ही समझ सकते हो कि यहाँ पे क्योंकि डबल बॉन्ड टर्मिनल पोज़ीशंस पे हैं, तो जैसे-जैसे अनसैचुरेशन हटता रहेगा, तो ये चेन एक फॉर्म लंबी कर लेंगे, जिसको ही हम नेचुरल रबर कहते हैं। तो आइसोप्रीन तो आपकी सिंगल यूनिट हो गई, बट जो नेचुरल रबर है, वो इन्हीं आइसोप्रीन से आपस में मिलकर क्या एक लंबी चेन को फॉर्म करने का प्रोसेस है। जब भी टर्मिनल पोज़ीशंस के डबल बॉन्ड जो हैं, वो कंबाइन करेंगे दूसरी आइसोप्रीन मॉलिक्यूल्स के साथ में, तो ये जो डबल बॉन्ड है, ये शिफ्ट हो जाएगा आपका थर्ड कार्बन या सेकंड कार्बन के ऊपर, यानी कि सेकंड और थर्ड के बीच में, और ये जो टर्मिनल डबल बॉन्ड्स हैं आपके इन्वॉल्व हो जाएँगे दूसरे मोनोमेरिक यूनिट के साथ में कंबाइन होने में। तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना। और ये भी आप करके देखोगे ना, आप समझ जाओगे इसको इज़िली, फ्री रेडिकल मेथड से आप करके देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये जो हमारा नेचुरल रबर है ना, या फिर अगर आप इसके मोनोमेरिक यूनिट को देखो तो ये बिल्कुल नॉन पोलर है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं है जो कि इसके अंदर पोलैरिटी को कॉज़ करे। जिसकी वजह से यहाँ पे जो वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शंस हैं वही प्रेज़ेंट होते हैं, जो कि इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते। उसके अलावा आप ये देखोगे कि यहाँ पे ये जो CH3 ग्रुप लगे हैं ना, वो आपके कैसे होंगे, सिस फैशन में लगे हुए होंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हो ना, ये CH2 ग्रुप ये जो है डबल बॉन्ड के अराउंड, ये कैसा है, इनका अरेंजमेंट सिस कॉन्फ़िगरेशन वाला है और इनको इज़िली स्ट्रेच किया जा सकता है फोर्स के साथ में। और लेकिन क्या होता है कि इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वैसे तो अच्छी होती है, बट और भी ज़्यादा अच्छी करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इनका वल्कनाइज़ेशन कर देते हैं। उसके अलावा क्या होता है, क्योंकि ये सब के सब सिस फैशन में प्रेज़ेंट है ना, तो जैसे-जैसे चेन लंबी होती जाती है तो वो धीरे-धीरे खुद ही टर्न होने लगती है, यानी कि कॉइल शेप जो है उसके अंदर चली जाती है। और इसी वजह से उनके अंदर भी एक इलास्टिसिटी भी आ जाती है, क्योंकि आप खींचोगे तो पूरी तरह से लीनियर चेन बन जाएगी, जैसे ही छोड़ोगे तो वो कॉइल फॉर्म में वापस से एक दूसरे के साथ सिमट जाती है। यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे कोई इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी आ रही है। उसके अलावा जो नेचुरल रबर होता है ना, अगर आपने देखा हो लेटेक्स को कभी भी निकलते हुए, रेजिन को कभी भी निकलते हुए पेड़ों से, तो आप जानते होंगे कि वो काफी सॉफ्ट होता है और जैसे ही आप हाथ पे लगाओगे तो बहुत स्टिकी सा भी होता है।
और ये बहुत कम टेम्परेचर जैसे कि 10 से 50 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे ही सस्टेन कर सकता है। अगर आप ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे लेके जाओगे तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, एकदम मेल्ट सा होने लग जाएगा और जैसे ही टेम्परेचर कम होता है तो बिल्कुल एकदम चिपक जाता है और ब्रिटल सा हो जाता है और टूटने सा लगता है, ठीक है? तो इनकी जो एब्ज़ॉर्प्शन कैपेसिटी होती है वाटर को एब्ज़ॉर्ब करने की वो काफ़ी अच्छी होती है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के साथ में रिएक्ट कर जाते हैं क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे डबल बॉन्ड्स प्रेज़ेंट है अल्टरनेट फैशन में। इनको कमर्शियल पर्पस के लिए हम इतना काम में नहीं ले सकते क्योंकि इनके अंदर जो प्रॉपर्टीज है ना वो बहुत ज्यादा हमें इफेक्टिव देखने को नहीं मिलती है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट कि हम इनको थोड़ा सा मॉडिफाई करें, इसलिए हम क्या कर देते हैं कि जो रबर्स हैं उनका वल्कनाइजेशन कर देते हैं। वल्कनाइजेशन करके हम इनकी स्ट्रेंथ को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, ज्यादा हाई टेम्परेचर पे भी सस्टेन कर सकें इसलिए। तो ये जो वल्कनाइजेशन है इसका मतलब होता है सल्फर सल्फर पॉलीसल्फाइड क्रॉस लिंकिंग अगर हम कर देते हैं दो अलग अलग आइसोप्रीन से बनी हुई पॉलीमरिक चेन्स के बीच में at a very high temperature of 110 डिग्री सेल्सियस विद सल्फर, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। इसमें सल्फर के साथ में हम जिंक ऑक्साइड को भी ऐड करते हैं और 20 से 30 मिनट के लिए 110 डिग्री सेल्सियस पे ट्रीट करते हैं। तो होगा क्या कि जो जगह है, जो पॉलीमरिक चेन्स हैं, लीनियर पॉलीमरिक चेन्स हैं, उनके बीच में कहीं-कहीं पे सल्फाइड बॉन्ड्स भी आपस में लग जाते हैं, जिससे कि उसको एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिलती है और रबर्स आपके ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका नियोप्रीन। नियोप्रीन क्या है? बेसिकली जो आपका क्लोरोप्रीन होता है, इसी का जो पॉलीमराइज्ड फॉर्म होती है यानी कि सिंथेटिक रबर है, उसी को हम नियोप्रीन कहते हैं। तो ये है हमारा एक क्लोरोप्रीन का मॉलिक्यूल। ये बिल्कुल आइसोप्रीन जैसा ही है बट वहाँ पे जो CH3 ग्रुप होता था उसको हमने क्लोरीन ग्रुप से रिप्लेस कर दिया। तो ये एक सिंथेटिक फॉर्म है। उसके अलावा ये जो नियोप्रीन है ये क्या है? ये इसी के ही मोनोमरिक यूनिट्स है, यानी कि बहुत सारे क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स जब आपस में जुड़ेंगे तो वो नियोप्रीन को फॉर्म करेंगे। इनको हम यूज़ करते हैं कन्वेयर बेल्ट्स के अंदर, गास्केट्स के अंदर, होसेस के अंदर क्योंकि अब और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो चुके हैं। देन नेक्स्ट आपका मॉलिक्यूल आता है वो है ब्यूना एन। ठीक है, ब्यूना एन जो है उसके अंदर क्या है, जो ब्यूना वर्ड है ना वो बेसिकली आपका ब्यूटाडाइन से आया है। तो यहाँ पे भी ब्यूटाडाइन का यूज होता है पहले वाले केस की तरह। और एन का मतलब क्या हो गया? अक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, अक्राइलोनाइट्राइल का मतलब हो गया एन। तो इसके बेसिस पे हम इसको ब्यूना एन कह देते हैं। तो जब ये अब आपसे कोई पूछे कि क्या ये एक होमोपॉलीमर है, तो नहीं, ये एक कोपॉलीमर है क्योंकि दो अलग अलग मोनोमरिक यूनिट्स हैं। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है, तो आप जानते हो कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ में कंबाइन कर जाएंगे इस तरह से और इधर का जो डबल बॉन्ड है वो टूट कर इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे जो हमारा पॉलीमर बन रहा है उसके अंदर भी हम देख रहे हैं कि ये दोनों ग्रुप्स आपस में जुड़ गए जिससे कि यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड सा फॉर्म हो गया और जो डबल बॉन्ड है वो जो पहले 1 3 पोजीशन पे था उसकी बजाय 2 पोजीशन पे आ गया, यानी कि डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना है इसी को हम कहते हैं ब्यूना एन। अब इसका यूज क्या है कि ये कन्वेयर बेल्ट्स और प्रिंटिंग रोलर्स होते हैं उनको बनाने के काम में आता है और इसका नेचर भी इंसुलेटर जैसा है, यानी कि कोई इलेक्ट्रिसिटी या हीट को कंडक्ट नहीं करेगा। देन आती है आपकी नेक्स्ट कैटेगरी जो कि है पॉलीएस्टर्स। पहले हमने अमाइड लिंकेज देखी थी, अब हम एस्टर लिंकेज की बात करेंगे। तो इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल आपका डेक्रोन है। अब इसमें हम सबसे पहला मॉलिक्यूल देखते हैं PMMA, जिसको पॉलीमिथाइल मिथाक्रिलेट कहते हैं। तो मिथाइल देखो, पॉली से समझ में आ रहा है कि जो हमारा मोनोमरिक यूनिट है वो मिथाइल मिथाक्रिलेट है। तो ये एक होमोपॉलीमर होगा क्योंकि एक ही जैसे मॉलिक्यूल्स आपस में PMMA बना रहे हैं। ये मिथाइल मिथाक्रिलेट है। इसमें क्या है कि आपका COCH3 ग्रुप है जिसके कि अल्फा पोजीशन पे आपको CH3 देखने को मिलेगा। अब ये ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के प्रेजेंस में क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते रहते हैं। ये ग्रुप आपका नीचे आ जाता है और यही डबल बॉन्ड जो है आपका बेसिकली पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में यूज में आ रहा है क्योंकि ये तो आपका COCH3 एक सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में नीचे आ चुका है। अब इनके कुछ कमर्शियल नेम्स भी हैं जैसे कि ल्यूसाइड, एक्रिलाइट, प्लेक्सीग्लास या फिर पर्सपेक्स। तो ये सब नाम आपने हो सकता है सुने हो। तो ये आपके PMMA ही है, कुछ और चीज नहीं है। ठीक है, इनके यूजेस कहाँ-कहाँ पे वो हम देख लेते हैं। तो ये काफ़ी हार्ड और ट्रांसपेरेंट पॉलीमर होते हैं और लाइट से या हीट से, एजिंग से इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसी वजह से आपके अनब्रेकेबल लाइट्स होती हैं, उनको बनाने में काम आते हैं। फिर प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, डेंचर्स को हटाने के लिए काम में आते हैं। मेकिंग विंडोज़ फॉर एयरक्राफ्ट, यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग ट्रांसपेरेंट पॉलीमर की ज़रूरत हो, तो वहाँ पे हम इनको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ग्लिप्टेल। ग्लिप्टेल क्या होता है कि ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। अगर क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर है तो वो थर्मोसेटिंग पॉलीमर ही होगा। ठीक है, क्योंकि क्रॉस लिंकिंग की वजह से वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है और जैसे टेम्परेचर रेज करोगे तो मेल्ट डाउन नहीं होगा, वो ब्रिटल हो जाएगा।
तो ग्लिप्टिल को बनाने के लिए हम इथिलीन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड का यूज करते हैं। तो अगेन ये भी एक कोपॉलीमर हो गया और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की हेल्प से वाटर के रिमूवल के साथ में क्या होगा, यहाँ पे एक OH ग्रुप है और दूसरा भी OH ग्रुप है, यानी कि वाटर का रिमूवल होगा, ये तो अंडरस्टूड है। और ये इस तरह का मॉलिक्यूल आपका फॉर्म हो जाएगा, एक क्रॉस लिंकिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसको हम कहते हैं ग्लिप्टिल। इसमें जब इसको हम किसी सुटेबल सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो ये पूरी तरह से ये जो सोल्यूशन है इसका सॉल्वेंट को इवेपोरेट करने के बाद में क्या होता है, पीछे एक टफ और एक पतली सी फिल्म छोड़ देता है जो कि फ्लेक्सिबल भी नहीं होती है। तो इसीलिए जब हमें पेंट्स या कुछ हम यूज करते हैं तो वहां पे कोटिंग हमारा पर्पस होता है कि एक अच्छी पतली कोटिंग लग जाए, तो उसके अंदर हम यूज करते हैं ग्लिप्टिल्स का। उसके बाद में नेक्स्ट आपका पॉलिएस्टर आता है टेरिलिन, जिसको कि हम डेक्रॉन भी कहते हैं। ये जो टेरिलिन है वो इसीलिए फेमस है कि ये ऐसे टेक्सटाइल्स या ऐसे फाइबर्स फॉर्म करते हैं जिनके को प्रेस की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि क्रीज रेजिस्टेंट होते हैं, इनके अंदर कोई क्रीज बिगड़ती नहीं है, तो आयरन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती इन पॉलिएस्टर्स को। इनका नाम है टेरिलिन, दूसरा नाम है डेक्रॉन। ये बनता है इथिलीन ग्लाइकोल और टेरिथलिक एसिड से। तो इथिलीन ग्लाइकोल तो हमारा ये मॉलिक्यूल है, CH2 के ऊपर एडजेसेंट पोजीशंस पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप, और दूसरा है टरथैलिक एसिड। तो ये होती है थैलिक एसिड, आपको पता होगा अगर ऑर्थो पोजीशन पे COOH हो, अगर यही पैरा पोजीशन पे हो तो हम इसको टरथैलिक एसिड कहते हैं। ये जब आपस में पॉलीमराइज करेंगे, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का वाटर का रिमूवल होगा और आप क्या देखोगे, एक एस्टर लिंकेज बन जाएगी, OCO टाइप की लिंकेज बन जाएगी। तो इसी को हम कहते हैं टेरिलिन, और इसी वजह से ये क्या कहलाएगा, एक पॉली एस्टर। इसके यूजेस क्या है और प्रॉपर्टीज क्या है, तो ये हाईली रेजिस्टेंट होता है, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स इसके ऊपर कोई काम नहीं करते हैं। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है। इसको अगर हम वूल या कॉटन के साथ में ब्लेंड कर देते हैं तो हमें अलग अलग तरह के फैब्रिक्स मिल जाते हैं। जैसे कि टेरिकॉट का आपने नाम सुना होगा, अगर टेरिलिन को हम कॉटन के साथ मिक्स कर दें, तब टेरिलिन को वूल के साथ मिक्स करने पे ये टेरी वूल बन जाता है, टेरिलिन को सिल्क के साथ मिक्स करने पे टेरी सिल्क बन जाता है। तो अलग अलग जो यार्न्स होते हैं उनके साथ में आप इसको मिक्स करके अलग अलग तरह के फैब्रिक्स को बना सकते हो। इसके अलावा अगर हम फैब्रिक्स के अलावा देखें तो ये मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स जो है उनको बनाने के काम में आता है, कन्वेयर बेल्ट्स, एप्रॉन्स को बनाने के काम में आता है। देन लास्ट जो हमारा है वो है बायोपॉलीमर्स एंड बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। अभी तक हमने जितने भी पॉलीमर्स की बात की ना, वो जो सिंथेटिक पॉलीमर्स थे वो क्या थे, बायोडिग्रेडेबल ही थे, यानी कि अगर ये अगर नेचर में चले जाते हैं, सॉइल के अंदर चले जाते हैं, तो कोई ऐसे एंजाइम्स नहीं है, कोई ऐसे जर्म्स नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है जो कि उनको ईट कर सके। बट कुछ ऐसे भी सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल हैं, उनकी अब हम बात करेंगे। तो मैंने आपको नॉन बायोडिग्रेडेबल का समझाया, मतलब इसका एग्जाम्पल आपका पॉलिथीन बैग होगा, जिनको कि अगर हम डिस्पोज करते हैं तो ये बहुत गलत है, क्योंकि एनवायरमेंटली ये बहुत गलत मैसेज जाता है और एनवायरमेंट को बहुत बुरा इफेक्ट करता है। लेकिन जितने भी हमारे नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं, जिनको कि हम बायोपॉलीमर्स भी कहते हैं, जैसे कि पॉलीसेकेराइड प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड जिसमें DNA, RNA सब आ जाते हैं, तो वो सबके सब आपके बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो भी हमें नेचर से मिल रहे हैं। तो वो उनको क्या है कि वो एंजाइम्स के प्रेजेंस में डिग्रेड हो जाते हैं। बट जैसा कि मैंने आपसे कहा, सिंथेटिक पॉलीमर्स भी हम ऐसे बनाना चाहते हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल नेचर के हो, ताकि अगर अर्थ में चाहे सॉइल में चाहे हवा में तो खैर पॉलीमर्स नहीं जाएंगे, बट अगर सॉइल में किसी भी तरह से वो पॉलीमर्स जाते हैं तो उनका इजी कंजम्पशन हो सके और एनवायरमेंट को कोई भी किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाए। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, ये तो एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की है जिसमें कि एलिफेटिक पॉलीएस्टर्स हैं। फॉर एन एग्जाम्पल 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, ये आपका एक मॉलिक्यूल है जिसको हम 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड के साथ में ट्रीट करते हैं, तो हम एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बनाते हैं। ठीक है, तो हमने कोशिश ये की है कि हम सिंथेटिकली भी लैब के अंदर भी ऐसे पॉलीमर्स को बना सकें जो कि नेचर से इन्फ्लुएंस्ड हो, यानी कि वो भी बायोडिग्रेड हो सके, नेचर के प्रेजेंस में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के प्रेजेंस में इजीली डिग्रेड हो सके, हालांकि बनाए पूरी तरह से सिंथेटिकली लैब्स के अंदर है। तो इसका एग्जांपल क्या है, एलिफेटिक पॉलीएस्टर, जो कि आपका आ गया ये एक मॉलिक्यूल। ये पॉलीएस्टर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एस्टर लिंकेज आपको देखने को मिल रही होगी, OCO बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, राइट। तो ये पॉलीएस्टर बन रहे हैं, एंड 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक मॉलिक्यूल। उसके अलावा दूसरा मॉलिक्यूल होता है नायलॉन 2 नायलॉन 6। इसके अंदर हम एक तो नायलॉन 2 को यूज में लेते हैं, जो कि आपका ग्लाइसिन है,
2 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कार्बन के नंबर कितने हैं? 2 हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी अमाइड लिंकेज की पॉलीअमाइड्स बनाने की बात आती है, तो वहाँ पे कार्बन के नंबर्स देखे जाते हैं। तो इस केस में कार्बन के नंबर 2 हैं और जो दूसरा मोनोमेरिक यूनिट है, वो नायलॉन 6 कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के नंबर आपको 6 देखने को मिल रहे हैं। दोनों ही केसेस में NH2 और COH ग्रुप दोनों आपस में प्रेज़ेंट है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। इनको भी जब हम आपस में कंबाइन कराते हैं तो नायलॉन 2 नायलॉन 6 पॉलीमर बनता है। ये भी आपका बायोडिग्रेडेबल नेचर का है। इसके अलावा कुछ और भी दूसरे पॉलीमर्स हैं जिनको हालाँकि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बट स्टिल मैं उनके नाम आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। अदरवाइज़ आपको उनके कौन से मोनोमर्स हैं वो याद रखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे हो जाएँगे और बहुत सारे पॉलीमर्स ऐसे हैं जो कि कमर्शियली और भी इम्पोर्टेंट होते हैं, बट वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो हमें हमारे सिलेबस तक स्टिक रहना चाहिए। बट मैं आपके साथ नाम ज़रूर डिस्कस कर देती हूँ ताकि आपको पता हो कि ये भी आपके कुछ अलग पॉलीमर्स होते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल जैसे कि सारन हो गया, एएसएस रबर हो गया, बबल गम जो च्युइंग गम्स हम खाते हैं ना, वो भी एक्चुअली क्या है, एक पॉलीमर ही है, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर का। स्टायरीन मैंने आपको बताया था जब बेंज़ीन रिंग के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप लगा हुआ होता है, ठीक है? उसी को हम स्टायरीन कहते हैं। जब आप उसको ब्यूटाडाइन के साथ में ट्रीट करोगे तो आपको जो एक रबर मिलेगा, वही रबर या फिर च्युइंग गम जो है उसी को ही हम बबल गम कहते हैं और जिसको हम च्यू करके बहुत खुश होते हैं। देन उसके अलावा जो आपकी इपॉक्सी रेज़िन्स होती हैं, यहाँ पे इपॉक्साइड बॉन्ड्स प्रेज़ेंट होते हैं। जो थायोकॉल्स हैं उसके अंदर क्या होंगे, जैसे कि थायोल ग्रुप होता है ना, उसी तरह से यानी कि अल्कोहलिक ग्रुप में ओ एक की जगह पे सल्फर प्रेज़ेंट होगा। फिर आपके डाइनल्स होते हैं, सिल्क आप ऑलरेडी जानते हो ये कहाँ से आता है, सिल्क वर्म से आता है, कोकून्स के फॉर्म में मिलता है और ये एक नेचुरल पॉलीमर है क्योंकि ये सिल्क वर्म हमें दे रहा है। उसके अलावा थर्मोकॉल जो हम घरों में यूज़ करते हैं, जब आपने प्रोजेक्ट्स वगैरह कभी बनाए होंगे केमिस्ट्री के या मॉडल्स बनाए होंगे, तो आपने थर्मोकॉल्स को ज़रूर यूज़ किया होगा। उसके अलावा जब हम सब बड़े-बड़े सामानों की पैकेजिंग करते हैं, जैसे कि अगर आप रेफ्रिजरेटर नया घर में लेकर आते हो, टीवी नया घर में लेकर आते हो, तो आपने देखा होगा कि थर्मोकॉल जो है उसके अंदर उसकी पैकिंग की जाती है। उसके अलावा जो सुपर ग्लू होता है आजकल जो फेविक्विक आती है, अलग-अलग से ग्लूज़ आते हैं जो कि बहुत जल्दी ईज़िली स्टिक हो जाते हैं, तो ये सभी आपके किसके एग्ज़ाम्पल हैं? ये सिंथेटिक हैं। सुपर ग्लू भी आपका सिंथेटिक होता है, बट ये कहीं न कहीं एक अच्छा पॉलीमर है क्योंकि ये बहुत अच्छे एक एडेसिव की तरह काम करता है। सो दीज़ ऑल आर सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो कि आपको ध्यान रख सकते हो, बट जिनके भी हमने स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए हैं, दे ऑल आर वेरी इंपोर्टेंट, आप ध्यान रखिएगा इनका। एंड विद दिस चैप्टर पॉलीमर इज़ कंप्लीटेड। हालाँकि हो सकता है कि चैप्टर आपको लग रहा होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा ही कुछ याद करने का है, बट मैं आपको यहाँ पे एक टिप दे सकती हूँ कि जितने भी पॉलीमर्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए, आप एक सिंपल एक टेबल बनाओ। अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो वो टेबल मैं आपको बनाकर दे दूँगी। एक सिंपल टेबल बनाओ जिसमें कि एक तरफ तो आप सभी मोनोमेरिक यूनिट्स को लिखो और उनसे कौन-कौन से पॉलीमर्स बन रहे हैं उनको आप राइट हैंड साइड में लिखते जाओ। दैट्स ऑल। अगर आपको ये पता है कि मोनोमेरिक यूनिट कौन-सी है, तो मैक्सिमम केसेस में तो आप खुद ही ये पता कर लोगे कि वो पॉलीमेरिक चेन किस तरह की होगी। और कंडेंसेशन पॉलीमर या हाइड्रेशन पॉलीमर ये भी पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि एडिशन पॉलीमर्स के अंदर आपको एक कुछ अनसैचुरेशन मिलेगा मोनोमेरिक यूनिट के अंदर, और जो कंडेंसेशन पॉलीमर है वहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेज़ेंट हो। वहाँ पे सिंपली कोई ना कोई जो मॉलिक्यूल है जो कि टर्मिनल पोज़ीशन पे होगा, वो आपका वाटर की फॉर्म में, HCl की फॉर्म में या फिर CO2 गैस के फॉर्म में बाहर निकल रहा होगा। तो इस तरह से आप अलग-अलग तरह के पॉलीमर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। अगर स्टिल आपको इस चैप्टर में कोई भी कन्फ्यूज़न रह जाती है, जो कि मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए, बट स्टिल अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है। बट अगर इस चैप्टर को आप 2-3 बार पढ़ लोगे तो मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि ये सबसे सिंपलेस्ट चैप्टर है, एक ऐसा चैप्टर है जिसको कि आप बिल्कुल साइड में रख के चल सकते हो फॉर लास्ट मिनट स्टडी के लिए। बट दिस इज़ इम्पोर्टेंट कि कम से कम एक बार आप इन सभी पॉलीमर से गो थ्रू कर लो, इनको ईज़िली समझ लो कि कौन से के साथ में, कौन से मोनोमर के साथ में किस तरह का पॉलीमर बन रहा है। उसके बाद में सिर्फ 3 से 4 बार रिविज़न करने के बाद में आपको ये सब टिप्स पे याद हो जाएँगे। एंड विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। आई होप कि आपको ये क्लासेस पसंद आई हो। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।